दिन 2 दिन पढ़े थे और देरी तक भी पढ़े थे और ईपीएस पढ़ लिए 2 दिन, है ना। दोनों जरा कंप्लीट कर लो एग्जाम्पल। अगर छोड़ दोगे ना तो फिर एकदम इनकम्प्लीट रह जाएगा। आज ही घर जाके कंप्लीट कर लेना। और लीज में एक सम और सुनते हैं कि ईपीएस में भी एक सम का सोल्यूशन एग्जाम्पल में रॉन्ग है। अगर वो रॉन्ग होगा तो आप लोग उसको अपने मन से ही राइट कर लेना, एक सम खाली, और मेरे से बात कर लेना नेक्स्ट क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं। AS26 intangible assets। intangible assets आज की क्लास तो जो बची है वो लग जाएगी। नेक्स्ट वाली क्लास में भी जब मैं आऊंगा तो पूरा क्लास लग जाने का चांस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंस है टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट के बीच में? अच्छा, मेजॉरिटी में मैं आपको बता दूं, ये फिक्स्ड असेट है मेजॉरिटी में। हम ये नहीं बोलते कि देयर कैन नॉट बी अदर असेट्स विच कैन बी इनटेंजिबल असेट्स, बट व्हाट आई एम सेइंग हियर इज प्रेडोमिनेंटली इस एज के अंदर जो इनटेंजिबल असेट पढ़ाया जाएगा दे आर फिक्स्ड असेट्स। क्या फर्क है टेंजिबल असेट में और इनटेंजिबल में? एक बिल्डिंग में और एक पेटेंट में क्या फर्क है? हाँ बेटा, ये आप लोग जो कॉपीराइट देखते हो, जैसे मान लीजिए ये नोट्स है मेरा, ग्रुप 2 का ये बुक है, ऐसा 4 ठो बुक है ग्रुप 2 में मान लो, तो ये इसका जो कॉपीराइट है उसमें और ये जो मेरा क्लासरूम का जो बिल्डिंग है, दोनों में क्या फर्क है? कुछ बोल पाओगे? बिल्डिंग का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कॉपीराइट का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर ब्रॉडली आप टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट के डिस्टिंक्शन को फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेस पे देखते हो तो आप 99.99% करेक्ट, आप करेक्ट हैं, करेक्ट हैं। नाउ जो टेंजिबल असेट है ना, उसके लिए ग्रुप 1 में एक एस है, उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड असेट का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और जो इनटेंजिबल असेट है जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो वो ग्रुप 2 में है, इनटेंजिबल असेट्स। अभी स्टार्ट करेंगे हम। नाउ अगर हम बिगिन करें कि भाई इनटेंजिबल असेट का डेफिनेशन क्या है, किसको इनटेंजिबल असेट बोलते हैं, तो इंस्टीट्यूट ने एक तो पैराग्राफ बनाया, आप पैराग्राफ सुनेंगे, उसका मेन 4 ठो वर्ड है, उसको हम लोग बैठ के देर तक एनालिसिस करेंगे। मुझे लगता है आज हम लोगों को और शायद पढ़ने नहीं मिलेगा कुछ। कॉस्ट डिटर्मिनेशन मान लो आगे पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट ने बोला कि इनटेंजिबल असेट इज एन आइडेंटिफायबल नॉन मॉनिटरी असेट which is held for use and which does not have physical existence। मैं एक बार रिपीट करता हूं। इनटेंजिबल असेट एक ऐसा असेट है, ऐसा फिक्स्ड असेट है जिसे हम अपने यूज के लिए रखते हैं और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कॉपीराइट मेरे बिजनेस में क्या यूज आ रहा है? ये जो ग्रुप 2 का बुक है, इसका जो कॉपीराइट है क्या यूज आ रहा है मेरे बिजनेस में? अरे सर, बिजनेस में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये नोट्स है आपका, बच्चों को आपको अपना काम कंडक्ट करने में ये हेल्प कर रहा है और इसके कारण आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। इट इज सपोर्टिंग यू। आप बार बार बोलते हैं 12 नंबर पेज खोलो, 19 नंबर पेज खोलो, वहां कुछ लिखा हुआ है, बच्चे उसको पढ़ करके, आप उसको पढ़ा करके आप रेवेन्यू अर्न करते हैं, बच्चों को नॉलेज होता है। तो आपके बिजनेस में वो रोल प्ले कर रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट।
बिल्डिंग क्या रोल प्ले कर रहा है? हाँ सर, बच्चे आके बैठते हैं, आप भी बैठते हैं, तब बच्चे पढ़ पाते हैं, आप भी पढ़ा पाते हैं। बिल्डिंग ने तो रोड में कैसे बैठ के पढ़ाएंगे, आवाज आएगी गाड़ी की, इतना जन खड़ा कैसे होने देगा आपको? समझे क्या बोलना चाहता हूं? पॉइंट इज, बच्चों ध्यान दो, इनटैंजिबल असेट एक ऐसा फिक्स्ड असेट है जिसे हम अपने बिजनेस में यूज करने के लिए रखते हैं, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप उसको देख नहीं पाओगे वो कैसा है, आप वजन नहीं कर पाओगे कितना किलो का है, आप उसका लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ नहीं नाप पाओगे, क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही तो नहीं है। तो कैसे, जब उसका कोई मास नहीं है, मतलब MASS फिजिक्स में पढ़ते थे, जब उसका कोई मास नहीं है तो इसका मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट इज द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक विच डिटर्मिन्स what an intangible asset is, but that is not the only characteristic. There are 3 more characteristics which helps you to determine what is an intangible asset. Other than the non-existence of physical existence, there are 3 more existences which helps you to understand what is a or what is an intangible asset. आइए उनके बारे में बात करते हैं। ये तो सिंपल है सर, वो दिखाई नहीं देता, मिस्टर इंडिया टाइप है। सर वो हेल्ड फॉर यूज है, एकदम सिंपल। आप एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का नाम बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एयरटेल। एयरटेल के पास 4G का लाइसेंस है। क्या मतलब? क्या मतलब? 4G का लाइसेंस है उसके पास। वो 4G नेटवर्क क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता है। क्लाइंट उससे अपने मोबाइल फोन पे इंटरनेट बड़ा तेजी से देख सकता है। ये सर्विस एयरटेल आपको देता है। बोली हाँ या ना? तो एयरटेल आपको देता है क्योंकि एयरटेल के पास 4G का लाइसेंस है इंडिया के लिए। वर्ल्ड में बड़ी बड़ी और मोबाइल फोन कंपनियां हैं, उनके पास इंडिया का 4G लाइसेंस नहीं है। ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी, में नाम भूल गया अभी, उनके पास वहां का 4G लाइसेंस है। हमारे एयरटेल के पास यहां इंडिया का 4G लाइसेंस है। सर कहां से मिला होगा उनको ये लाइसेंस? आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोलना चाहिए मुझे। तो सर कितना रुपया लगा होगा 4G लाइसेंस को खरीदने का या एक्वायर करने का? एयरटेल ने कितना रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया होगा? आंसर इज करीब करीब 30,000 करोड़ तो पक्का, ज्यादा ही दिया होगा। आई डोंट नो 30,000 करोड़ दिया होगा कि नहीं, पर दिया होगा। 3 तो कंपनियां ही है, 3 या 4। एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है। बड़ी कंपनी तो 3 ही है मेरी समझ से, बाकी तो सारे वाइप आउट हो गए हमको लगता है। हाँ वोडाफोन ही आइडिया है रे, आइडिया एंड वोडाफोन आर सेम नाउ। मर्जर हो जाएगा उनका, मर्जर इज इन द प्रोसेस। प्लीज डोंट टॉक, प्लीज लिसन बेटा लोग। तो सर एयरटेल ने ये एसेट खरीदा, यस। 30,000 करोड़ रुपया देके, यस। बेचा किसने? आंसर इज सरकार ने। सर एयरटेल क्यों खरीदा ये एसेट? हम बिल्डिंग क्यों खरीदे ये वाला? हाँ बच्चों को पढ़ाएंगे ना, रेवेन्यू आएगा मेरे को, मेरा घर चलेगा, वैसे एयरटेल का घर चलेगा, एयरटेल को रेवेन्यू आएगा। सर कहां से रेवेन्यू आता है? तुम ही देते हो ना, 4G लेके रखे हो 300 रुपया महीना का, 3 महीना का 300, ओके। $450 धीरे। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग प्लान है, किसी में
कॉल फ्री है, किसी में मैसेज फ्री है, किसी में बोलने दो प्लीज डोंट टॉक, रिक्वेस्ट है प्लीज। कोई 300, कोई 350, कोई 500, कोई 400, कोई 600 देता है। किसी को 20 GB, 10 GB, 50 GB, अनलिमिटेड GB, 1 GB एवरीडे, 2.5 GB एवरीडे, अलग अलग स्टाइल से ये लोग प्लान डिसाइड। दैट इज जस्ट सेलिंग द लाइसेंस, सेलिंग द फैसिलिटी। यही चीज वो लोग बेच करके अपना 30,000 करोड़ रुपया निकाल रहे हैं। बोलिए हाँ या ना। उन्होंने एक बार असेट खरीद लिया, अब उसके बाद पब्लिक को जितना ही बेच दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रॉडबैंड भी बेच देते हैं उसी में। बोलिए हाँ या ना। घरों में जो वाईफाई लगता है उसी से बेच देते हैं वो लोग। तो इज इट नॉट 4G लाइसेंस के बारे में बोल रहा हूं, इज 4G लाइसेंस नॉट हेल्ड फॉर यूज बाय एयरटेल? बोलिए हाँ या ना। एयरटेल उसको यूज नहीं कर रहा है क्या? जल्दी बोलो, कमा रहा है ना उससे। सो द 4G लाइसेंस ऑफ एयरटेल विच दे बॉट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एट 30,000 करोड़ से, मुझे मालूम नहीं है मुन्ना, से बोल रहा हूं इसीलिए, इज हेल्ड फॉर यूज एंड डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। कैसा दिखता है ये 4G लाइसेंस? भालू के जैसा कि आदमी के जैसा? दिखता ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। प्लीज बच्चों डोंट टॉक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ए नॉन मॉनिटरी एसेट। सर नॉन मॉनिटरी एसेट का मतलब क्या होता है? नाम पे मत जाना, नाम मिसलीडिंग है, नाम मिसलीडिंग है। नॉन मॉनिटरी एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिसका मार्केट प्राइस अभी कुछ और शाम को कुछ, परसों कुछ और 15 दिन बाद कुछ और हो जाएगा। सर ऐसा सभी एसेट के साथ होता है? नहीं होता है। कैश इन हैंड के साथ नहीं होता है। कैश तेरे पॉकेट में अगर आज 500 है तो 3 दिन बाद भी वो 500 ही रहेगा, 8 दिन बाद भी वो 500 ही रहेगा। बैंक में अगर तेरे पास 7,000 है तो कल भी 7,000, परसों भी 7,000 रहेगा। डेटर से तुम अगर 4 लाख पाता है तो कल भी 5 लाख, कल भी 4 लाख, परसों भी 4 लाख पाएगा। पर अगर इंटेंजिबल असेट आज 30,000 करोड़ का है, कल 35,000 करोड़ का हो सकता है। आज 1200 करोड़ का है, कल 3 करोड़ का या 300 करोड़ का हो सकता है। कल मतलब 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद। कल माने नॉट इमीडिएटली टुमारो। जिसके मार्केट प्राइस बदलते हैं ना बेटा, उसको नॉन मॉनिटरी एसेट बोलते हैं, और जिसका मार्केट प्राइस नहीं बदलता उसको मॉनिटरी एसेट बोलते हैं। डेटर इज ए मॉनिटरी एसेट, स्टॉक इज ए नॉन मॉनिटरी एसेट, बिल्स रिसीवेबल इज ए मॉनिटरी एसेट, इन्वेस्टमेंट इज ए नॉन मॉनिटरी एसेट, कैश, बैंक, एडवांसेस, लोन्स आर मॉनिटरी एसेट, बिल्डिंग प्लांट आर नॉन मॉनिटरी एसेट। सर बहुत जल्दी जल्दी बोल दिए, सोच पाए आप? बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, खुद सोचो क्यों है नॉन मॉनिटरी? बिल्डिंग आज 20 लाख का, 6 महीना बाद 25 लाख 30 लाख का हो सकता है। बोलो हाँ या ना। मुझे याद है 2G लाइसेंस, 2G 15-15 हजार करोड़ का, 1 साल के अंदर अंदर 300-300 करोड़ का हो गया। 1 साल के अंदर 2G खत्म हो गया। मतलब नाउ 2G इज आउट ऑफ फैशन। बोलिए हाँ या ना। लेकिन उसी 2G का झमेला घोटाला के कारण कांग्रेस की सरकार चली गई। बिना ऑक्शन किए हुए माल बेच दिया लोगों को। नहीं समझे? कितना रुपया मिनिस्टर खाया, कितना रुपया
कौन सा आदमी लिया पता ही नहीं चला। ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने सारा लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया, बोला बाढ़ में जाओ, जीरो, जिसको मिला जीरो, जो दिया जीरो, वापस से बेचो। नहीं समझे? वापस से बेचो। भारत सरकार ने वापस से बेचा। जिनका जिनका पैसा लिए थे वापस कर दिए, लेकिन जो घूस का पैसा, दलाली का पैसा, वो थोड़ी वापस होगा। अभी भी नहीं समझे? समझ गए ना? वैसे ही हुआ कोल माइंस के साथ, कोलगेट घोटाला, कोलगेट। ये दोनों घोटाला जो है ये कांग्रेस को लेके डूब गया। एनीवे, क्या इंटेंजिबल असेट एक फिक्स्ड असेट होता है? क्या उसका मार्केट प्राइस कल कुछ, आज कुछ, 10 साल बाद कुछ और रहेगा? जल्दी बोल बेटा। तो फिर इंटेंजिबल असेट भी एक नॉन मॉनिटरी असेट कहलाएगा। अब मैं ऐसे बोलता हूं, इंटेंजिबल असेट एक ऐसा फिक्स्ड असेट है, हाथ देख, एक ऐसा फिक्स्ड असेट है जिसको हम अपने बिजनेस में यूज के लिए रखते हैं और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सो ऐसा फिक्स्ड असेट, अच्छा फिक्स्ड असेट बोलने से ही हेल्ड फॉर यूज होता है, माने फिक्स्ड असेट का डेफिनेशन ही है कि दिस इज हेल्ड फॉर यूज। तो ये दोनों लाइन को एक साथ भी बोला जा सकता है और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सर मारपीट यहां है, क्या बोलो? आइडेंटिफायबिलिटी में मारपीट है। क्या मारपीट है बोल? सर एक बोल रहे हैं आप इंटेंजिबल असेट आइडेंटिफायबल है, हां बोल रहा हूं, और एक आप बोल रहे हैं इंटेंजिबल असेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सर वो चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो वो आइडेंटिफायबल कैसे होगा? अब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर डेफिनेशन उल्टा पलटा तो नहीं हो गया? नो, एक्चुअली आइडेंटिफायबिलिटी तेरे दिमाग में जैसी है ना, एज 26 के दिमाग में वैसी नहीं है। एज 26 आपको आइडेंटिफायबिलिटी का डेफिनेशन अलग से देगा। सर हम लोग तो आइडेंटिफायबल मतलब जानते जो पहचाना जा सके, और सर पहचाना उसी को जा सकता है जिसको देखा जा सकता है, जिसको पहले कभी देखे हो। अब जिसको देखे नहीं हो उसको पहचाने कैसे? ना तुम गलत समझे तो सर आप समझाओ। आइडेंटिफायबिलिटी मीन्स जो है, जो है जिसको तुम पहचान सको, हां ये वो है। वो तुमको दिखे ये जरूरी नहीं है, पर तुमको लगे हां है तो साला वही। तो सर बिना देखा हुआ चीज को पहचाना जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं? सर पहचानना मतलब किसी चीज से अलग करके देखना ना, हां अलग है वो। अगर वो अलग नहीं है तो वो इंटेंजिबल असेट नहीं है। तो सर अलग है करके पहचान जाएंगे? आप हमको बताइए, एयरटेल के पास 4G लाइसेंस है, सुदर्शन अग्रवाल के पास कॉपीराइट है, पहचान सकते हो कि नहीं? सुदर्शन अग्रवाल तो नहीं बोलता मेरे पास 4G लाइसेंस है, एयरटेल भी नहीं बोलता मेरे पास ग्रुप 2 अकाउंट्स का क्या रे कॉपीराइट है। और तुम दोनों को पहचानते हो? बोलो हां, कि हां एयरटेल के पास ऐसा कुछ है जिससे वो हमको 4G कनेक्शन देता है, और सुदर्शन अग्रवाल के पास ऐसा कुछ है जिससे वो हमको ग्रुप 2 का नोट्स देता है। बोलो हाँ या ना? तो जब तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो तो साला जिसका है वो तो करेगा ही। तुम तो यूजर हो भाई, तुम तो क्लाइंट हो, मालिक तो हम हैं। कॉपीराइट का मालिक कौन है? इसके कॉपीराइट का मालिक कौन है? तुम तो प्रोडक्ट का आउटपुट खरीदते हो, तुम तो इससे होने वाला जो आउटपुट है यू बाई दैट। बट इस आउटपुट निकालने का जो कॉपीराइट है वो तो मेरे पास है। बोलो हाँ या ना? तुम क्या एयरटेल से 4G का लाइसेंस खरीद लेते हो फिर तुम दे दोगे किसी को 4G? नहीं सर, हम ना कनेक्शन खरीदते हैं,
हम महीना में रेंट देते हैं। बोलो हाँ, तो तुम तो यूज करते हो ना उसको। जल्दी फटाफट बेटा। और क्या तुम आइडेंटिफाई नहीं किए एक कॉपीराइट को और एक 4G लाइसेंस को? जल्दी बोल मेरे बच्चे, जल्दी। अच्छा, KFC का फ्रेंचाइज जो वहां साउथ सिटी के पास है, क्या बोल रहे हैं? वाला फ्रेंचाइज नहीं दिखा इसको, KFC नहीं दिखा, साउथ सिटी में सी नहीं लिखे, आप एस लिख दिए। इसको देख के बड़ा साला बड़ा कंट्रोवर्सी KFC को लेके, लेकिन क्या कमनी बना दिया भाई। ये अलग बात है कि मैं वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाता, लेकिन कंपनी की सक्सेस स्टोरी को कोई डिनाई नहीं कर सकता भाई। इतना उसके अंदर वो रहता, तेल जिसको आप बोलते हो, मतलब फ्राइड होता है ना पूरा। कैन ये एफ इज फ्राइड, साला कंपनी के नाम में फ्राइड है। इतना तेल खिला करके प्रॉफिट कमा रहा भाई, वो भी फोड़ के। लाइन लग के, मैं तो साउथ सिटी में गया, वहां लाइन लग के लोग, मेरे को लाइन लग के खाना एकदम बर्दाश्त नहीं है। मतलब मेरा एकदम, हमको कैसा भिखारी टाइप का फीलिंग होने लग जाता है जब हमको लाइन लग के कुछ खरीदना पड़ता है। अभी मैं आपकी क्लास चल रही थी, मैं 2 दिन 3 दिन के लिए बॉम्बे गया था। आप बंद करके गया था ना क्लास को, तो वहां पे एक तो वो है साउथ इंडियन जॉइंट है, मद्रास, क्या कैफे तो नहीं, मद्रास कुछ बोल के है, अभी मैं भूल गया उसका नाम। और एक मैसूर डोसा, या मैसूर डोसा, और एक तो मद्रास डोसा करके 2 दुकानें बड़ी बड़ी, मैं नाम अभी भूल गया बेटा एग्जैक्ट, बट वन का पहला नाम मैसूर है और सेकंड का पहला नाम मद्रास है। मद्रास टिफिन हो सकता है बेटा, मेरे को नहीं मालूम। भाई साहब हम लोग लोनावला से वापस आ रहे, दोस्त लोगों ने बोला कि साउथ इंडियन खाएंगे, तो बोला मैसूर में खाते हैं। तो वहां गए, वहां लाइन लगाओ, बोला 13 आदमी के बाद नंबर आएगा, ये सारे लोग खड़े हैं। हम तुरंत बोले, हम बोले भाई खड़े तो नहीं रह सकते हम खाने के लिए, अजीब सा फीलिंग होने लग जाता हमको। तुरंत हमको लेकर के जाओ यहां से, हम नहीं खाएंगे, घर में मंगवा के खा लेंगे, तुम लोग उस सबसे मंगवा लो, हाँ, लेकिन हम यहाँ खड़े होके तो नहीं खाएंगे। देन सम वी वेंट टू मद्रास, एंड मद्रास मतलब मद्रास नहीं थे बाबू, मैसूर, वो दुकान में फिर वहां हमें मिला। खड़ा होकर के बताओ खाने के लिए, लोग पैसा दे के खाएंगे। ये बिजनेस होना चाहिए, दिस इज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज सक्सेस स्टोरी। बट एनीवे, क्या ये फ्रेंचाइज जल्दी साउथ सिटी के पास है, वहां पे एक तो ऊपर में फ्लोर में साउथ सिटी के पास है, क्या ये एक अलग इंटेंजिबल असेट है? क्या उसको 4G से अलग करके देखा जा सकता है? जल्दी बोलो हाँ। और क्या वो कॉपीराइट से अलग करके देखा जा सकता है? क्या मैं ये बोल दूं, नाउ रेडी बच्चों, क्या मैं ये बोल दूं 4G लाइसेंस ओन्ड बाई एयरटेल, कॉपीराइट ओन्ड बाई सुदर्शन अग्रवाल, एंड KFC फ्रेंचाइजी ओन्ड बाई साउथ सिटी प्रेमाइसेस लिमिटेड, वट एवर नाम हमको नहीं मालूम, और ट्रूली ओनर कौन हमको ये भी नहीं मालूम, क्या दे आर सेपरेट असेट्स? तो इफ दे आर सेपरेट दे आर आइडेंटिफाइबल। जल्दी बोलिए, क्या नाम है तेरा? परमेश्वर। इसका नाम है परमेश्वर और मेरा नाम है सुदर्शन। आइडेंटिफाइबल है हम लोग, डिफरेंटली अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोगों के आइडेंटिफिकेशन में और KFC और एयरटेल का 4G और कॉपीराइट के आइडेंटिफिकेशन में क्या बड़ा फर्क है बताओ? नहीं, टेंजिबल इंटेंजिबल वाला डन, आइडेंटिफिकेशन में बोल रहा हूं, सेम ही तो है। आप अलग हैं, परमेश्वर अलग है, 4G अलग है, कॉपीराइट अलग है। बोली हाँ या ना? हम लोग आइडेंटिफाइबिलिटी का मतलब वो बोल रहे हैं। फॉर अस
Identifiability means separability. Repeat for us. Identifiability means separability. Sir, separability from what? From others. And predominantly from goodwill. And predominantly from goodwill. सर अब तो थोड़ा डिफरेंट मजा आएगा. प्रिडोमिनेंटली फ्रॉम गुडविल का मतलब, आइए अब बड़ा चीज देखिए. जब आप बोलते हो ना इंटेंजिबल असेट इज आइडेंटिफाएबल, तो मेनली एक क्वेश्चन आता है, जैसे एयरटेल का गुडविल और एयरटेल का 4G लाइसेंस दोनों अलग अलग चीज है कि सेम है? थैंक यू. कैसे सर? अंदर से फील आ रहा, बोल दे रहे हैं हम लोग. देखिए लॉजिक वॉजिक पूछेगा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अलग है सर. अगर अलग है, प्लीज बच्चों सुनना, अगर अलग है तो 4G लाइसेंस इज आइडेंटिफाएबल. अगर अलग नहीं है तो दैट विल सब्ज्यूम और दैट विल गो इनटू गुडविल. दैट विल गो इनटू गुडविल. सर लेकिन ये अलग है. अब मेरे पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट का कॉपीराइट है. ग्रुप 2 अकाउंटेंसी, सीए फाइनल फिनांस, सीए फाइनल अकाउंटेंसी, ग्रुप 1 अकाउंटेंसी, और 5 बोल दिए ना, सीए फाइनल फिनांस, हाँ सीए इंटर फिनांस. पांचों अलग अलग है कि नहीं हमको बताइए. और सुदर्शन अग्रवाल का गुडविल, छठा असेट एक अलग असेट है कि नहीं हमको बताओ. तो बस खत्म काम. You understood what is identifiability. Full stop. अब आते हैं इंस्टीट्यूट ने, जानते हो आइडेंटिफाइबिलिटी के लिए एक बड़ा वर्ड क्या बोला? बड़ा वर्ड उन्होंने बोला, क्या ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है? इफ द आंसर इज यस, इट इज आइडेंटिफाइबल, एंड इफ द आंसर इज नो, इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल. फुल स्टॉप. जाओ फुल स्टॉप. फिर से, क्या वो आपको, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूं? कॉपीराइट. क्या वो कॉपीराइट मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट देता है? अगर आपको इसका आंसर मिलता है यस, तो दैट इज आइडेंटिफाएबल. अगर आपको आंसर मिलता है नो, दैट इज नॉट आइडेंटिफाएबल. जाओ, एकदम इजी कर दिया, एकदम इजी. अब तो सेपरेबल वाला बात ही खत्म हो गया. पहले तो बड़ा बड़ा बात हो रहा था, अब तो एकदम पिन पॉइंट करके छोटा बात कर दिया. सो हर वो इंटेंजिबल असेट आइडेंटिफाएबल है. एक वर्ड में कंप्लीट करो, खत्म हो रहा है ये डिस्कशन. हर वो इंटेंजिबल असेट आइडेंटिफाएबल है जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है. इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब रेवेन्यू नहीं होता खाली. कॉस्ट रिडक्शन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक बेनिफिट. क्या बोला? फिर से बोलो. इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब खाली कमाई नहीं होता है, खर्चा बचाना इज ऑल्सो इकोनॉमिक बेनिफिट. एक बार साइड करें डिस्कशन को. सर ये क्या पढ़े हम लोग? आधा घंटा, 3:30 बजे से आप बोलना चालू किए, रदर 3:25 3:27 से क्या पढ़े हम लोग? हम लोग ये समझने का कोशिश किए कि इंटेंजिबल असेट को कैसे पहचाना जाए. अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक रहेगा ना, क्या क्या बोलो? आइडेंटिफायबिलिटी, नॉन मॉनिटरीनेस, हेल्ड फॉर यूज और नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो आप पहचान जाइएगा यस देयर इज, बोलो यस देयर इज एन इंटेंजिबल असेट. चलो हम लोग पहचान गए कि देयर इज एन इंटेंजिबल असेट. ठीक. अब अगर कोई इंटेंजिबल असेट है, से देयर इज एन इंटेंजिबल असेट, तो आपको यह पहचानना पड़ेगा हु इज दी ओनर. हु इज दी ओनर? सर कैसे पहचानेंगे ओनर? ओनर से, हां बोलने दो. ओनरशिप वहां तक पहुंचेंगे. ओनरशिप कम्स बेसिकली फ्रॉम पोजेशन.
Sometimes in case of rented assets, possession may be with the tenant, but owner may be landlord. But generally speaking, one who possesses, he is the owner. परमेश्वर, ये जो शर्ट पहने हो, जो तुम्हारे पोजेशन में है, इसके मालिक तुम हो। आप सभी ये मानते हैं कि नहीं? ये जो टी शर्ट मैंने पहना है, इसका मालिक हम हैं, ये तुम मानते हो कि नहीं? और अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारे शर्ट पे मैं भी डाउट क्रिएट करूंगा। नाउ बी रियलिस्टिक। हाँ सर, एकदम सिंपल बात है सर, पोजीशन से ओनरशिप पता चलती है, नॉर्मल है। जैसे वो कैलकुलेटर पड़ा है उस बच्चे के पास, अपने पास में रखा है, वो हाथ में नहीं रखा लेकिन है वहां पे, बगल में ईयरफोन भी है, उसी का है, उसी का है। नहीं हंसो मत, पोजीशन से ओनरशिप पता चलती है भाई, हाँ या ना? लेकिन डिस्प्यूटेड हो ना तो फिर पोजीशन से ओनरशिप नहीं, टाइटल से ओनरशिप पता चलती है। सर मतलब कई बार क्या होता है कि आपके पोजीशन में है लेकिन ओनरशिप किसी और के पास है, आप लूट के रखे हो, डिस्प्यूटेड ओनरशिप जिसको हम लोग कहते हैं। तो फिर उस केस में टाइटल किसके पास है, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट किसके पास है, दैट बिकम्स वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू आइडेंटिफाई हु इज द ओनर ऑफ द एसेट। टेंजिबल में जनरली मैंने देखा है, टेंजिबल के केसेस में 99.9999% माने 1 लाख में 99,999 केसेस में पोजेशन और ओनरशिप सेम आदमी के पास होती है। पोजेशन और ओनरशिप सेम आदमी के पास होती है, प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका है सारा चीज, कवर भी, क्योंकि जिस तरह से आपने उसके ऊपर अपना वो रखा है, क्या नाम, वो जो कैलकुलेटर, उससे पता चलता कवर भी आपका ही है। पोजीशन बताता है, रे पोजीशन समझते हो, मतलब ये मेरा है। प्रॉब्लम है कॉपीराइट को कैसे पोजेस करोगे, 4G को कैसे पोजेस करोगे? अभी भी नहीं समझे? ये बोतल मेरी है लेकिन ये कॉपीराइट मेरी है, कॉपीराइट थोड़ी है, ये तो कॉपीराइट का प्रोडक्ट है। दिस इज द आउटपुट ऑफ द कॉपीराइट ना, दिस इज नॉट कॉपीराइट। ये तो 200 रुपए का चीज है, कॉपीराइट ना 50 लाख का चीज है। सर नहीं समझे, ये कॉपीराइट है क्या? ये तो स्टॉक इन हैंड है, इन्वेंट्री है। जल्दी बोलो हाँ यार, इतना देर लगाओगे क्या? सर कैसे डिसाइड होगा इंटेंजिबल असेट का ओनरशिप? इंस्टीट्यूट ने 2 चीज से बोला, एक तो पता कर लो टाइटल, डॉक्यूमेंट जिसको आप बोलते हो। तो सर आपके पास डॉक्यूमेंट है क्या चीज का? कॉपीराइट का। तो कॉपीराइट सरकार का एक एसोसिएशन है जहां से कॉपीराइट लेना पड़ता है, मतलब सरकार से ही लेना पड़ता है, समझ लो, अप्लाई करना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है ये मेरा है, सरकार आपको कॉपीराइट दे देता है। मेरे पास से है तो सर हो गया, आप मालिक के, खत्म हो गया बात, स्टोरी ओवर, स्टोरी फिनिश्ड। टाइटल डॉक्यूमेंट 1 दिन में, 1 मिनट में ओनरशिप की प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। जिसके पास टाइटल है वो मालिक है, वो अपने बुक्स में इंटेंजिबल असेट को लिखेगा, क्योंकि इंटेंजिबल असेट तो है तो ओनर को लिखना चाहिए। ओनर कौन है? पहचान गए? जिसके पास, बोलो बेटा, टाइटल है, काम खत्म, दी एंड। कैसे लिखेंगे अब उसके बाद पढ़ाएंगे। से मेरे पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, और मैं सच बोल रहा हूं, मेरे पास नहीं है। मैंने कभी कॉपीराइट कराया ही नहीं। सर सच एकदम। सर 22 साल से आप पढ़ा रहे हो? हाँ। नहीं कराए? नहीं। कभी थ्रेट महसूस नहीं हुआ? नो। क्यों सर? कल मान लो आपने नोट्स बनाया, आपने सब कुछ किया, कल कोई और इसका कॉपीराइट करवा लेगा, फिर आप ही को यूज करने नहीं देगा, कर ले, हम नया बना लेंगे।
सर आपको इतना टाइम लगेगा, ठीक है, हमको डर नहीं है। सर सच बोल रहे नहीं है कॉपीराइट, यस, और सच बता रहे हैं, डर भी नहीं है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि बहुत वैल्यूएबल चीज है। तो सर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ कभी भी? नहीं। सर बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा, करते होंगे, लेकिन उन लोगों ने भी कभी कॉपीराइट कराने की हिम्मत नहीं करी। उनको भी इस चीज का डर होगा कि साला सुदर्शन अग्रवाल कहीं काउंटर में केस नहीं कर दे। बट ठीक है सर, कोई पढ़ा करके अगर वहां किसी बच्चे को बेनिफिट हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए समवेयर इन राउरकेला somebody is using this book for teaching purposes, fine, what is the problem, what is the harm? मेरे को लगता है ये सब बेकार है, no part of this product can be reproduced, और क्या without taking the permission of the, क्या वो लिखा हो रहा था ना सी करके, हमको लगता है ये बेकार चीज है, तो हमने नहीं कराया। लेकिन क्या कोई डिस्प्यूट करेगा? हम इसके मालिक हैं। कौन करेगा? ऑडिटर। अरे हमने लिखा है इसको अपनी बैलेंस शीट में 50 लाख रुपया, मेरा लगा इसको बनाने में 50 लाख। अब मैंने बैलेंस शीट में लिखा 50 लाख, असेट साइड में है इनटेंजिबल असेट, कॉपीराइट 50 लाख। तो ऑडिटर कैन क्वेश्चन इट। ऑडिटर बोलेगा कहां है, क्या है? मैं बोला ये है, दिखा तो सकता ही हूं मैं क्या चीज है, ये नोट्स है। बोला डॉक्यूमेंट दिखाइए, नहीं है। प्रूफ कीजिए आप मालिक हैं। उस ऑडिटर तो हक है ना उसका, तो क्वेश्चन करने का हक है। बोला प्रूफ कीजिए आप मालिक हैं। हम बोले इससे इकोनॉमिक बेनिफिट आता है और मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। बोला हाँ हाँ, उसी का तो ऑडिट हम करते हैं। तो हम बोले और क्या प्रूफ चाहिए? बोला डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। हम बोले नहीं। मालिक आप हैं? हम बोले तुम जज कर लो, तुम भी तो ऑडिटर है, तुमको भी तो जजमेंट का हक है। ऑडिटर टेक्स हिज जजमेंट, पढ़ा होगा तुम लोग, तुम जज कर लो हम मालिक हैं कि नहीं हैं, इससे होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट किसके पास फ्लो कर रहा है? आंसर इज मेरे पास। तो काम खत्म हो गया ना, डिस्प्यूट सॉल्व्ड। नाउ कंक्लूडिंग रिमार्क्स। इफ देयर इज टाइटल डॉक्यूमेंट, जवाब दीजिए। ओनरशिप का डिस्प्यूट खत्म, लफड़ा खत्म। And if there is no title document, auditor will ask questions and there will be one answer. Economic benefit इस asset से जो आ रहा है वो किसके पास आ रहा है? आंसर इज मेरे पास। तो मालिक हम, खत्म। अब थर्ड एस्पेक्ट और आज का लास्ट एस्पेक्ट। मैं दो चीज पढ़ाया, क्या क्या बोलो? एक इनटेंजिबल असेट को कैसे पहचाने, उसके मालिक को कैसे पहचाने। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ टू आइडेंटिफाई एन इनटेंजिबल असेट, हाउ टू फाइंड आउट कि देयर इज एन इनटेंजिबल असेट। 4 क्राइटेरिया से पहचाना जाता है, बोलो हाँ या ना। चारों का नाम बोलो। आइडेंटिफायबिलिटी, नॉन मॉनिटरीनेस, हेल्ड फॉर यूज, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। सेकेंड मैंने पता करने की कोशिश की ओनरशिप, कंट्रोल। ओनरशिप को ज्यादा ये लोग स्ट्रॉन्ग वर्ड बोलते कंट्रोल। हु इज कंट्रोलिंग द असेट? हम लोग बोलते हैं ना हु इज ओनिंग द असेट, दे यूज द वर्ड हु इज कंट्रोलिंग द असेट। फाइन। नाउ नेक्स्ट, रेडी कर, मैं स्टार्ट करूं अगला डिस्कशन। से देयर इज एन इंटेंजिबल असेट, से देयर इज एन ओनर। There is an intangible asset and there is an owner. ओनर अपना बुक्स में, बच्चों ध्यान दो, अकाउंटिंग स्टार्ट्स हियर। 40 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद स्टार्ट्स हियर। एक ओनर अपने बुक्स में इनटेंजिबल असेट को तब लिखेगा जब, एक ओनर अपने बैलेंस शीट में इनटेंजिबल असेट को तब लिखेगा जब 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए। एक,
इस असेट से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में जो होने वाला है वो इस ओनर के पास फ्लो करने वाला है, इस बात की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। सर इंग्लिश में बोलिए। इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द इंटेंजिबल असेट विल फ्लो टू हिम। सिंपल। 2. The cost of intangible asset should be measurable. सर पहला वाला तो इजी था, दूसरा वाला क्या है? बोलो क्या बोले हम? इसका कॉस्ट मेजरेबल, मिजरेबल नहीं, इसका कॉस्ट मेजरेबल होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने एक वर्ड बोला, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, जल्दी बोलिए, तो वो ओनर उस इंटेंजिबल असेट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। अब आइए पूरा सच बताते हैं मेरे बारे में। मेरे बुक्स में ये एज एन असेट रिकॉर्डेड नहीं है, कोई भी नोट्स रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड ही नहीं है। मालिक हम ही हैं, मेरा असेट है, इकोनॉमिक बेनिफिट हम ही कमाए हैं सारा। इतना सारा रिसोर्सेज जो पैदा हुआ है, मैं इतना बड़ा, माने इतना पैसा जो मेरे पास है, वो सब इसी से आया है। नेम, फेम, वट एवर आई हैव, पर मेरे बैलेंस शीट में नहीं है। सर कभी नहीं था, नहीं। आपका है, तुम बताओ किसका है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, मैं जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल मेरा है बेटा। सर क्यों नहीं लिखे बैलेंस शीट में? कॉस्ट मेजर नहीं कर पाए। सर इसका मतलब वर्चुअली ये बोलिए ना, ढंग का कॉस्ट ही नहीं लगा। क्योंकि आदमी क्या होता ना सर, 12-15 रुपए मेजर नहीं कर पाता, पर 1200 करोड़ मेजर करता है। ए हेलो, जैसे तुम दिन भर में इधर उधर घूम घाम करके 100-150 खर्चा कर दिए, ठीक है, नॉन मेजरेबल। लेकिन तुम अगर 3500 रुपया का टी शर्ट खरीद के लाए, 3500 रुपया, बोली हाँ है ना सर, मीनिंगफुल कॉस्ट नहीं लगा होगा। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। मीनिंगफुल कॉस्ट भी नहीं लगा। और हुआ ऐसा मेरे बच्चों कि नोट्स बनाते गए, बनता गया नोट्स, और हमको कभी फील ही नहीं हुआ कि हम नोट्स बना रहे हैं। इट टुक अराउंड 3 years of time, but very small amount of cost. Everything I did, beginning from typing to research to development to everything, I did personally. Even during the classes, I mean, at that time मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। 9 बजे तक पढ़ाता था, रात को 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक नोट्स बनाता था, 2:30 बजे सोता था, फिर 7 बजे ट्यूशन है, 7 बजे से लेकर के फिर रात को 9 बजे तक पढ़ाता था। अब तो मैं अलग टाइप से पढ़ाता हूं, ऐसे नहीं पढ़ाता हूं जैसे पहले पढ़ाता था। अभी तो 5 बजे मैं घर चला जाऊंगा, काम खत्म, और नहीं पढ़ाना है मुझे। लेकिन जिस वक्त मैंने ये सब नोट्स बनाए ना, बिगिनिंग टाइम जिसको आप लोग बोलोगे 96, 97, 98, 99, उस वक्त मैं सोता था 3 घंटे 4 घंटे, और दिन भर पढ़ाता था, मॉर्निंग 7 to इवनिंग 9। 4 क्लास लेता था मैं, 7 से 10, 11 से 1:30, 2:30 से 5, 5:30 से 8, 8:30 जो बोल दो। टॉलीगंज में रहता था, गिरीश पार्क में पढ़ाता था। गाड़ी भी थी नहीं, पैसे तो कहां से आएंगे? बच्चे फीस देते थे 500 रुपया, मेरा खर्चा लगता था 700 रुपया एक बच्चे के पीछे। नहीं समझे? बट दैट इज जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन समझते हो? बिल्ड करने का जो टाइम होता है। बट इट्स फाइन, इट पेड मी ह्यूज। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, कॉस्ट मेजर नहीं कर पाए यार, कितना लगा, सब खुद किए तो ऐसा कोई कॉस्ट भी नहीं लगा। मेरे बैलेंस शीट में कभी वो आया ही नहीं।
पर मान लो एयरटेल का तो कॉस्ट लगा है, बोलो हाँ या ना। वो फ्रेंचाइजी वाले का तो लगा है, KFC फोड़ के पैसा लिया होगा कम से कम भी 10 करोड़ रुपया। हाँ बोलो लिया होगा कि नहीं? और कितना दिया एयरटेल वालों ने? 30,000 करोड़ रुपया। ओ सर वो लोग तो परचेज करके लाते हैं ना, इसलिए वो लोग का कॉस्ट आराम से मेजर हो जाता। आपने तो खुद बनाया ना, इसीलिए आपका कॉस्ट मेजर नहीं हो पाए। मेरी एसेट को बोलते हैं एसेट अराइजन ड्यू टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? एसेट अराइजन ड्यू टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के, माने आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, कि ये सबका अकाउंटिंग कैसे होता है। बट पहले 2 बात बताओ, कब कोई ओनर अपनी इंटेंजिबल असेट को बुक में लिखेगा? जब 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए। उस असेट से होने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उस ओनर के पास फ्लो करेगा, इस बात का प्रोबेबिलिटी हो, प्लस उस इंटेंजिबल असेट का जो कॉस्ट लगा है वो मेजरेबल हो। कहानी को आगे बढ़ाएं। 3 बड़े बड़े पैराग्राफ खत्म। नाउ आई एम इनटू 4th पैराग्राफ। मैंने सोचा था कि 3 ही पढ़ाऊंगा, आई एम इनटू 4th। अब करने दो, पढ़ाने दो। सर बोर हो गए? ठीक, बस ये लास्ट बोलने दो ना, लास्ट, पक्का लास्ट। सर ये क्या है सर्कल? एक इंटेंजिबल असेट 5 तरीके से ओनरशिप में आती है, माने एक इंटेंजिबल असेट को 5 तरीके से एक्वायर किया जाता है। देयर आर 5 वेज इन विच वन कैन ओन, OWN, क्या? इंटेंजिबल असेट। 5 तरीका है। तरीका 1, एयरटेल वाला बोलो, परचेज, उसको बोलते हैं सेपरेट एक्विजिशन। क्या बोलते हैं? सेपरेट एक्विजिशन। दूसरा मेरा वाला बोलो, अच्छा उसको सेल्फ जनरेटेड मत बोल, दैट इज नॉट सेल्फ जनरेटेड, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसका अच्छा वर्ड है इंटरनली जनरेटेड। What is the difference between self-generated and internally generated? Self-generated is my goodwill. This is not self-generated, man. This is मेहनत से generated. Goodwill self-generated, बनते बनते बन गया, पता भी नहीं चला। पर ये बनते बनते नहीं बना भाई, इसमें 3 साल लगे, पता चला, रातों की नींद हराम हुई इसमें। हेलो, नोट टाइप करना पड़ा, कंप्यूटर में एक्सपर्टीज आ गया था उस वक्त। MS-DOS था, MS-DOS। व्हाट इज DOS? नाम सुनो, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, उसमें जैसे कंप्यूटर तुम चालू करोगे तो 15 मिनट के बाद कंप्यूटर ऑन होगा। 286 नाम होता था कंप्यूटर का। एक बार तुम ऐसे टाइप मारा, जैसे मान लो तुमको टाइप मारना है अकाउंटिंग, तुम अकाउंटिंग मारा तो वो धीरे धीरे फिर AC, तुम इधर अकाउंटिंग मार दिया है, धीरे धीरे वो आएगा, तुमको फील होगा अच्छा अकाउंटिंग आ गया, चलो अब मारते हैं लेजर। वो सर उस एज में आप काम किए हुए हैं, 22-23 साल हो गया। अभी साला विंडो तुम चालू करो कंप्यूटर, अगर वो 1.5-2 सेकंड में चालू नहीं होता तो आदमी अरे खराब हो गया, मेरा खराब हो गया कंप्यूटर। बोलिए हाँ है ना, इतना देर तक चालू नहीं हुआ, बाप रे बाप। और पहले आराम से टीवी चालू होता था, टीवी दूरदर्शन आता था, तू घूम के साला जिंदगी बिता देता था। एनीवे लीव इट। सेकंड type of intangible asset comes from, third type of intangible asset comes from amalgamation, when you purchase an entire company जिसके पास that intangible asset is there। सर नहीं समझे? अभी वोडाफोन आइडिया को खरीदेगा, आइडिया के पास 4G लाइसेंस है बहुत सारी जगहों का, वोडाफोन को फ्री में मिल जाएगा, पर उसके लिए पीसी देगा, परचेज कंसिडरेशन। लो अमलगमेशन अकाउंटिंग होगा, बोलिए हाँ या ना। तो अगर आप किसी कंपनी को अमलगमेट कर लेते हो, जिस कंपनी के पास पहले से इंटेंजिबल असेट हो, तो वो उस इंटेंजिबल असेट के मालिक आप बन जाते हो। जल्दी हाँ बोलो। चौथा तरीका है इंटेंजिबल असेट को अक्वायर करने का,
वो है थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। क्या? सरकार देती है असेट सस्ते में, फ्री में, सस्ते में, कम दाम में। सर जैसे बहुत सारे इलाके का 4G लाइसेंस डिस्काउंटेड दाम में सरकार ने भेजा, मिजोरम, अरुणाचल, वो सब इलाके में 4G के टावर लगाना इज वेरी, टावर तो लगता है ना, टावर लगाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वहां सरकार बड़ा सस्ता दाम में लाइसेंस देती है। तो थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट यू अक्वायर सम इंटेंजिबल एसेट। एंड फिफ्थ वे इज थ्रू बार्टर सिस्टम। क्या बार्टर सिस्टम? तुम किताब खोलने के लिए किताब को लाए अपने सामने या तैयार होके भागने के लिए? नाउ एक बच्चा एकदम किताब उतार रेडी हो गया, अभी जाएगा, अभी भागेगा यहीं से। नाउ गेट रेडी, बोलो। बार्टर सिस्टम मीन्स हम देंगे कुछ और लेंगे वो इंटेंजिबल असेट। आई विल अक्वायर एन इंटेंजिबल असेट बाई गिविंग माई 300 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस। जैसे मान लो इस बच्चे के पास एक बुक का कॉपीराइट है, हम उस बुक का कॉपीराइट लेना चाहते हैं और पब्लिक में बेचना चाहते हैं। हमको बड़ा जबरदस्त लगा बुक, पर इसकी वो औकात नहीं है कि बुक को पब्लिश करा के बेच सके। माई लव स्टोरी लिखी है इसने, हमको लगता है मसाला है उस लव स्टोरी में, तो इसने आई एम सॉरी इसने अरे बेस्ट एग्जांपल है यार, सुन ना तुम। इसने मुझे भेजा, इसने मुझे नेट पे भेजा, नेट क्या उसको बोलते, मेल पे, इसे हम बोल नहीं पाते ठीक से। इसने मुझे मेल पे भेजा तो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा इसमें मसाला है। थप्पड़ मारेंगे अभी। तो मुझे लगा इट कैन बी मार्केटेड, दिस बुक कैन बी मार्केटेड। मैंने इसको बोला औकात है इसको बुक को पब्लिश करा के मार्केटिंग करने की? बोला नहीं, शौक शौक में लिख दिए सर, धोखा खाए थे प्यार में। तो शौक शौक, सॉरी हम सॉरी, तो शौक शौक में लिख दिए सर। अरे सुन ना यार, अभी क्यों बीच में बोल रहे, खत्म करते हैं बात को। तो बोला शौक शौक में लिख दिए सर। हम बोले अगर ये मार्केट में बिके तो कोई प्रॉब्लम? बोला सर नाम चेंज हो जाना चाहिए हीरो हीरोइन का। हम बोले नाम चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में दम है, बिकेगा प्रोडक्ट, कितना रुपया चाहिए? बोला सर जो आप बोले। हम बोले तुम बोल। बोला सर 300 इन्फोसिस दे दीजिए। क्या? 300 इन्फोसिस दे दीजिए। 300 इन्फोसिस 1250 रुपया करके कितना हुआ? 3,75,000। हम इसके डीमैट अकाउंट में 300 इन्फोसिस ट्रांसफर कर दिए और हम इससे वो लिखवा लिए कि दिस बुक नाउ बिलोंग्स टू सुदर्शन अग्रवाल। पॉसिबल है? मैं कैसे खरीदा कॉपीराइट? बाय गिविंग सम इक्विटी शेयर्स। तो ये भी एक तरीका है इंटेंजिबल असेट को अक्वायर करने का। एक बार आज की क्लास खत्म। बोर्ड पे देख के बोलो क्या क्या 5 तरीके से इंटेंजिबल असेट एक्वायर होती है। खरीद के, R&D करके, अमलगमेशन करके, गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू से, बार्टर सिस्टम के थ्रू से। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में अरे यार रुको ना, इसका कॉस्ट डिटरमाइन करना सीखेंगे। इन ईच ऑफ दीज केसेस हाउ टू डिटरमिन द कॉस्ट। अच्छा एक मिनट, कल जो तुम्हारी क्लास होगी नेक्स्ट वाली, होपफुली आई विल नॉट बी देयर। अब मैं आ जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, फैमिली साइड जो कि मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मैं आ जाऊंगा। इफ आई डोंट कम द क्लास विल बी हार्डली ऑफ 1 hour 30 or 45 minutes. AS24 will happen. Discontinuing operation. ठीक है, अगर जल्दी क्लास हो जाए, फील हैप्पी अबाउट द डे, मैं आ जाऊं, गाली दे देना पर उपाय नहीं है। मिलते हैं।